हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू शकुंतलम क्लासेस। तो दोस्तों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 13 सबसेक्शन 1A एंड सबसेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो चलिए देखते हैं ये सेक्शन क्या कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नॉन रिजम्पशन ऑफ मैरिज आफ्टर डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों अलग अलग रह सकते हैं, पर यहाँ पर कोई भी पार्टी दूसरी शादी नहीं कर सकती। दूसरी शादी सिर्फ डिवोर्स लेने के बाद ही हो सकती है। तो ये सेक्शन क्या कहता है, आफ्टर डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन हस्बैंड और वाइफ विद इन 1 ईयर, जब से डिक्री पास हुई है, अपना मैट्रिमोनियल लाइफ को रिस्टोर नहीं करते, रिज्यूम नहीं करते, तो दोनों में से कोई भी स्पाउस पिटीशन फाइल कर सकता है डिवोर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, ए और बी हैं हस्बैंड और वाइफ, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया जुडिशियल सेपरेशन का कि ए और बी दोनों अलग अलग रह सकते हैं। जिस दिन डिक्री पास हुई उसके बाद 1 साल तक अगर ए और बी अपनी मैट्रिमोनियल लाइफ को रिस्टोर नहीं करते, वापस से साथ में नहीं आ जाते, तो दोनों में से कोई भी एक डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। 1976 से पहले ये जो पीरियड 1 ईयर है, ये 2 ईयर होता था। अब नेक्स्ट क्लॉज हम देखेंगे, नॉन रिजम्पशन ऑफ मैरिज आफ्टर डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। कॉन्जुगल राइट्स का यहाँ पे मतलब है सेक्सुअल राइट्स। अब जैसे अपर क्लोज में था कि कोर्ट ने ऑर्डर पास किया जुडिशियल सेपरेशन के लिए कि दोनों अलग अलग रह सकते हैं, यहाँ पर कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। मतलब जो कॉन्जुगल राइट्स हैं उनका रिस्टोरेशन, पार्टीज़ दोनों रह सकती हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकती हैं। डिक्री पास होने के 1 साल बाद अगर पार्टीज़ हैं आइदर वाइफ और हस्बैंड अपने मैट्रिमोनियल होम को रिजॉइन नहीं करते, तो कोई भी पार्टी, दोनों में से कोई भी हस्बैंड या वाइफ डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अंडर सेक्शन 30। बिफोर 1976 अमेंडमेंट ओनली द petitioner who got the decree for restitution of conjugal right could file a petition, not a respondent। 1976 के अमेंडमेंट से पहले क्या होता था, petitioner जिसने अप्लाई किया है और उसको डिक्री मिल गई है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए, कोर्ट ने, जैसे ए और बी है, कोर्ट ने, ए ने पिटीशन फाइल किया और कोर्ट ने ए के फेवर में डिक्री पास कर दी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, तो वही पिटीशन फाइल कर सकता था डिवोर्स के लिए, रिस्पोंडेंट नहीं कर सकता था। पर अमेंडमेंट के बाद दोनों में से कोई भी पार्टी जो है डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं। अब कुछ केसेस हैं, हम कुछ केसेस देखेंगे। पहला केस यहाँ पे आ रहा है ओपी शर्मा वर्सेस श्रीमती सरोज मेहता, AR 1984 का केस है। अब इस केस में क्या हुआ था, जो डिक्री थी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की, वो हस्बैंड के फेवर में पास हो गई थी। 4.5 मंथ्स के बाद हस्बैंड ने एक पिटीशन फाइल किया डिवोर्स के लिए, इस ग्राउंड पे कि वाइफ जो है अडल्ट्रस एक्ट के अंदर इंडल्ज है। उसके 1 साल बाद जब उसने पिटीशन फाइल किया था, उसके 1 साल और बाद उसने एक दूसरा पिटीशन फाइल किया कि वाइफ ने जो ऑर्डर पास हुआ था, जो डिक्री पास हुई थी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, उसको फॉलो नहीं किया, उसको मान्यता नहीं दी। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो वाइफ है उसने नॉन कंप्लायंस किया है जो डिक्री का, वो जस्टिफाइड है, और डिसमिस कर दिया पिटीशन का डिवोर्स के लिए। किस ग्राउंड पे कि पहले तो हस्बैंड ने डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर दिया, फिर उसके बाद हस्बैंड ने दूसरा पिटीशन फाइल किया कि वाइफ ने जो है कोर्ट की डिक्री को नहीं माना जो कि पास हुआ था रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए। तो कोर्ट ने कहा कि वाइफ ने जो ज्वाइन नहीं किया था मैट्रिमोनियल होम, वो फर्स्ट पिटीशन की वजह से ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि हस्बैंड ने जो है पिटीशन फाइल कर दिया था कि मेरी वाइफ जो है अडल्ट्रस एक्ट के अंदर इंडल्ज है, तो मुझे डिवोर्स चाहिए।
इसी वजह से जो वाइफ है वो ज्वाइन नहीं कर पाई थी। और कोर्ट ने ये कहा द वाइफ वॉज डिजेबल टू ज्वाइन हर हस्बैंड एंड पासिंग ऑफ डिक्री ऑफ डिवोर्स इन फेवर ऑफ हर हस्बैंड वुड अमाउंट टू हस्बैंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ हिज ओन रोंग। मतलब इसमें हस्बैंड जो है 2 पिटीशन फाइल करके अपनी गलती का फ़ायदा वो खुद ही उठा रहा था। एक तरफ वो डिवोर्स के लिए फाइल कर रहा था, एक तरफ वो कॉन्जुगल राइट्स के लिए फाइल कर रहा था। तो कोर्ट ने जो है उसका पिटीशन को डिसमिस कर दिया। नेक्स्ट केस यहाँ पे निकल के आ रहा है गजना देवी वर्सेस पुरुषोत्तम गिरी, AIR 1977 का केस है। इस केस में क्या हुआ था, वाइफ ने एक डिक्री ऑब्टेन कर ली थी जुडिशियल सेपरेशन के लिए। किस ग्राउंड पे कि हस्बैंड उसके साथ क्रुएलिटी करता है। हस्बैंड ने 2 साल बाद एक पिटीशन फाइल किया, डिवोर्स किया। किस ग्राउंड पे कि उनका जो कोहैबिटेशन है वो रिज्यूम नहीं हुआ, वो आपस में साथ नहीं आ पाए, रह पाए, और तो कोर्ट ने डिक्री जो है डिवोर्स की वो पास कर दी। अब हम आगे देखते हैं। अब ये जो ग्राउंड्स थे सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1A के, वो दोनों पार्टीज़ के लिए थे। दोनों पार्टीज़ कोई भी ग्राउंड को लेके डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकती है। पर सबसेक्शन 2 जो है वो कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि वाइफ स्पेशली अलग से प्लीड कर सकती है डिवोर्स के लिए। तो हम देखते हैं पहला ग्राउंड यहाँ पे क्या है। पहला ग्राउंड यहाँ पे निकल के आ रहा है बाइगैमी। बाइगैमी का मतलब ये होता है कि हस्बैंड एक वाइफ के होने के बाद भी दूसरी वाइफ या किसी दूसरी वुमेन के साथ शादी करता है, एक साथ वो 2 वाइफ रखता है। लेट सपोज कि हस्बैंड है, उसने शादी करी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने से पहले और एक मैरिज कर ली एक्ट की कमेंसमेंट होने के बाद, और उसकी फर्स्ट वाइफ थी वो जो थी वो अलाइव थी, वो जिंदा थी, और दूसरी मैरिज उसने फिर भी कर ली। तो दोनों में से कोई भी वाइफ बाइगैमी के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है और डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है। अब केस लॉ हम देखेंगे। यहाँ पे केस आ रहा है यहाँ पर त्रिलोकया मोहन वर्सेस स्टेट, AIR 1968 का केस है। जो पिटिशनर था उसकी एक ऑलरेडी एक वाइफ थी सुबर्णया बालानाथ, पर उसने एक दूसरी शादी कर ली शिफाली देवी के साथ, जो कि पनिशेबल है एज अ बाइगेमी अंडर IPC। और एक्यूज ने खुद ही एडमिट कर लिया था कि उसने B के साथ शादी करी है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ A। तो कोर्ट ने ये देखते हुए जो है डिक्री ऑफ डिवोर्स ग्रांट कर दी थी। अब एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 क्लोज 2, अगर हस्बैंड गिल्टी है उन ऑफेंसेस के लिए जैसे कि रेप, सोडोमी, बेस्टेलिटी, तो वाइफ क्या है पिटीशन प्रेजेंट कर सकती है डिवोर्स के लिए। अब सोडोमी का यहाँ पे मतलब है एनल और ओरल सेक्स बिटवीन पीपल ऑफ सेम और अपोजिट सेक्स, और बेस्टेलिटी का मतलब यहाँ पे है सेक्सुअल एक्टिविटी होना बिटवीन मैन एंड एनिमल। अब हम कुछ केसेस देखेंगे। केस यहाँ पे है प्रीति कुमारी वर्सेस नीलकंठ कुमार 2018 का ये केस है। जो अपीलेंट था वाइफ, उसने रिस्पोंडेंट के साथ शादी करी हस्बैंड के साथ। उसने ये एलेज किया कि जो रिस्पोंडेंट है वो ड्रिंक करता है हैबिचुअली और अपीलेंट को मारता है, उसको फोर्स करता है अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए, उससे डाउरी डिमांड करता है और उसके साथ फोर्सिबल सेक्सुअल एक्ट्स कमिट करता है उसकी विश के अगेंस्ट, इंक्लूडिंग सोडोमी, सोडोमी जैसे मैंने बताया एनल और ओरल सेक्स एंड अननेचुरल सेक्स। वाइफ ने क्या कहा कि इन सर्कमस्टांसेस की वजह से उसको अपने पेरेंट्स के घर पे रहना पड़ रहा है पिछले 8 सालों से। पर रिस्पोंडेंट जो था हस्बैंड था, उसने सारी एलिगेशंस को डिनाइड कर दिया और उसने ये कहा कि वाइफ के हस्बैंड ही उसको वापस घर में नहीं आने देना चाह रहे। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया जो एक्ट है सोडोमी का, फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स और जो अडॉप्शन ऑफ अननेचुरल मीन्स है, उससे वाइफ को अनबेरेबल पेन हो रहा था इस एक्सटेंट तक, इस हद तक कि वो अपने पेरेंट्स के घर हस्बैंड से अलग रह रही थी पिछले 8 सालों से। अब हम आगे देखेंगे सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्लॉज 3 यहाँ पे क्या कह रहा है।
नॉन रिजम्पशन ऑफ मैरिज आफ्टर डिक्री ऑफ मेंटेनेंस। सेक्शन 18 जो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये दोनों ही सेक्शंस जो हैं मेंटेनेंस से रिलेटेड बात करते हैं 5 की मेंटेनेंस के लिए। तो ये क्लॉज क्या कहता है, अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है वाइफ की मेंटेनेंस के लिए, सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और सेक्शन 125 ऑफ CRPC, चाहे वाइफ हस्बैंड से अलग रह रही है या नहीं रह रही है मैटर नहीं करता, और ऑर्डर पास होने के बाद जो पार्टीज़ के बीच में कोहैबिटेशन है वो रिज्यूम नहीं होता, वो रिस्टोर नहीं होता 1 साल के अंदर जब से डिग्री पास हुई है इन 2 सेक्शंस के अंदर। तो वाइफ जो है वो एंटाइटल्ड है डिवोर्स के पिटीशन के लिए अप्लाई करने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एक तो वो अलग रह रही है या नहीं रह रही, इससे कोई मतलब नहीं है, और जो कोहैबिटेशन है डिग्री पास होने के बाद विद इन 1 ईयर जो है रिस्टोर नहीं हुआ है। अब हम नेक्स्ट ग्राउंड देखेंगे, उससे पहले हम एक केस देखते हैं, अनुशया वर्सेस बी रजया AR 1971 का एक केस है। इस केस में क्या हुआ था कि वाइफ ने जो है डिग्री ले ली थी सेपरेशन के लिए, बट लेटर ऑन उसने क्या कहा कि वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, हस्बैंड के साथ वो रहने लग गई थी और जो कॉन्जुगल राइट्स थे वो रिज्यूम हो गए थे। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि ऑन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन द डिग्री ऑफ मेंटेनेंस इज एन्यूल्ड, मतलब अगर उनका कोहैबिटेशन हो गया, अगर वो वापस आ ही गए हैं, तो जो डिग्री उसने पास की थी मेंटेनेंस के लिए वो नील हो गई थी, वो 0 हो गई थी, एन्यूल्ड हो गई थी। अब यहाँ पे हम सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 का लास्ट क्लोज देखेंगे, रिजम्पशन ऑफ मैरिज ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। किसी गर्ल की शादी हो गई, कंज्यूमेट हुई है या नहीं हुई, कंज्यूमेट का मतलब यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या नहीं हुआ, उसकी शादी हुई है 15 ईयर्स, जब वो 15 साल की थी उससे पहले, पर उसने वो मैरिज को रेपुडिएट कर दिया, ख़त्म कर दिया है 15 ईयर्स की एज अटेन करने के बाद, पर 18 ईयर्स से पहले, तो वो क्या कर सकती है, पिटीशन फाइल कर सकती है डिवोर्स के लिए। अब इसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए ये क्लोज को अप्लाई करने के लिए, कि उसकी शादी 15 ईयर्स से पहले हुई है और उसने जब अप्लाई किया है वो 15 ईयर्स के बाद किया है और बिफोर 18 ईयर्स। अब यहाँ पे केस है बथुलुआ वर्सेस बथुलुआ 1981। इस केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ओनली फॉर रेपुडिएशन ऑफ मैरिज आफ्टर 15 ईयर्स एंड नॉट फॉर प्रोसीडिंग ऑफ डिवोर्स द डिक्री फॉर डिवोर्स कैन बी फाइल ओनली आफ्टर द एज, मतलब 15 साल की बाद सिर्फ जो है गर्ल जो है रेपुडिएशन ऑफ मैरिज के लिए अप्लाई कर सकती है, पर वो डिवोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। डिवोर्स के लिए वो अप्लाई सिर्फ 18 ईयर्स के बाद ही कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ नहीं आया तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उसको एक्नॉलेज करूं। थैंक यू।